अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड फाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते रहें। अच्छा, ये दुआ देने का सिलसिला मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जब मॉर्निंग शो पे आऊँ तो मैं ज़रूर स्टार्ट जो है वो दुआ से करूँ और सबके लिए दुआ करूँ, क्योंकि जब आप इससे एक एक सबक मैं अगर आज देना चाहूँ, हालांकि मुझे किसी को सबक देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं, सारी चीज़ें समझते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उसको ऐड भी करते हैं और जो लोग ऐड करते हैं वो यकीनन उनकी जो है लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उनकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है और जो लोग नहीं ऐड करते उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। सबसे पहली बात यह है कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें, किसी को तरक्की के रास्ते पे जाते हुए देखें तो खुशी महसूस करें। अगर आप किसी के लिए दिल से दुआ करेंगे तो यकीन करें आपको अपने लिए भी दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वो चीज़ें हैं कि आप जिनके लिए जो सोच दूसरों के लिए रखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आएगी। तो पॉजिटिव सोच रखिए और अगर नेगेटिव की तरफ आ जाए कि आप किसी को तरक्की देखते करते हुए देखेंगे और जलेंगे, हसद करेंगे, गुस्सा आएगा आपको कि क्यों ये इंसान क्यों इतने आगे जा रहा है या ऐसा क्यों है, ये क्यों इतनी तरक्की कर रहा है, तो आप यकीन करें वो तरक्की करता रहेगा और आप पस्ती की तरफ चले जाएंगे। किसी को अच्छा फलता फूलता देखना, किसी की लाइफ में बहुत सारी उसकी अगर लग्जरी लाइफ है, आप उसको देख के ये हो कि इसके पास ये चीज़ और मेरे पास क्यों नहीं है, तो आप यकीन करें आपके पास जो चीज़ें आप उनको भी खो देंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिस हाल में रब रखे उस हाल में शुक्र अदा करें, क्योंकि मेरा रब कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। ठीक है, आपको ज़रूर चीज़ें मिलती हैं। मुझे किसी ने कहा कि यार जो नसीब में लिखा है वो तो मिलता है। अब लोगों का कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉरी, मैं इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल नहीं काम करती कि जो नसीब में है वो मिलेगा। मैं कहती हूँ कि शायद मेरे नसीब में मेहनत करने से लिखा हुआ है कि मैं मेहनत करूँगी तो मुझे मिलेगा। अब अगर मैं घर पे बैठ जाऊँ कि नहीं मुझे तो मिल जाएगा क्योंकि मेरे नसीब में लिखा हुआ है, तो मेरे नसीब में अगर लिखा हुआ है कि एनी ने मेहनत करनी है तो एनी को सब कुछ मिलेगा, तो बस मैंने तो अपना नसीब खुद ही ख़त्म कर दिया। तो नसीब भी बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको मेहनत करनी है, जिसमें आपको दुआओं का सिलसिला जो लोग आपको दे जारी रखना है, जिसमें आपको अपने प्यारों का जो आपके आस पास है उनके साथ बड़ा मोहब्बत प्यार से रहना है, तो अल्लाह आप पे करम करता रहता है। कभी भी मेरा रब किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ रख ही नहीं सकता जो उसके लिए तकलीफ़ का बायस बने। अगर लोग कहते हैं कि आज हम मुश्किल हालात में, आज हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है या हम इतनी मेहनत करते हैं हमें कुछ नहीं मिलता, यकीन करें आप अगर मेहनत कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ गलत अमल ज़रूर कर रहे हैं। उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ आके मिल रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो आज से पॉजिटिव सोचें दूसरों के लिए, तो यकीनन आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, इसी के साथ अपना शो का आगाज़ करते हैं। गेस्ट को मैं जो है वो वेलकम करती हूँ अपने शो पे। हमारे साथ जो है यूनिवर्सल स्टेट एंड डेवलपर के सीईओ और तज्जियाकार भी हैं सैयद रोशन अली, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, जी। थोड़ा सा मैंने जो इंट्रो पे बात की फिर हम टॉपिक पे भी आएंगे। आप क्योंकि माशाल्लाह आपका जिस तरह से लोगों से सारा दिन मिलना और उनको जज करना और उनकी पर्सनालिटी को कि आया उनकी पर्सनालिटी है क्या, तो आप क्या समझते हैं कि जो मैंने कहा कि इंसान अगर पॉजिटिव सोच रखे दूसरों के लिए या दूसरों के को खुश या तरक्की के रास्ते पे जाता हुआ देखे तो उसकी लाइफ में कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं? इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? यानी माशाल्लाह आपने जो बातें की ना ये मेरे दिल की आवाज़ है। और मेरा हालांकि ये टॉपिक नहीं है आज, मगर आपने इतनी अच्छी बातें कर दी कि मतलब आपने ख़त्म कर दी बातें करके। ये आपने जो बात की ना कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बेशक। तो आप सोचें कि अल्लाह का शुक्र लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि शुक्र क्या चीज़ है। शुक्र आपको खुश रखता है, शुक्र आपको खुशियाँ देता है, शुक्र आपके ऊपर रहमतें बरसाता है। शुक्र बहुत बड़ी चीज़ है। लोग असल में हसद में पड़ गए और हासिद जो है ना वो उससे बड़ा कमज़ोर इंसान कोई नहीं है, और वो बिल्कुल। सारी चीज़ें भी आप बयान कर चुकी है, तो मुझे अब बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है। मगर इसके ऊपर तो आदमी बहुत घंटे बात कर सकता है। तो बस इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे हर हाल में, और जो अल्लाह ने हमें दिया है ना वो शायद हमारी हमारी हैसियत से, हमारी औकात से ज़्यादा दिया है। बेशक।
और इसमें कोई शक नहीं है, मगर हम लोग नाशुक्र हैं। और वही जैसे आपने निशानदेही की कि हम दूसरों को देख के जब अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमको अपने से ऊपर वाले को देखेंगे हम हसद में चले जाएंगे। हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए कि नीचे वाले किस हालत में। यकीन माने आप खुश होंगे और आप उनको खिदमत करेंगे उनकी, और जब आप खिदमत करेंगे उनकी, आपको अल्लाह जो नवाजेगा आपको अंदाजा भी नहीं होता, इतना नवाजेगा कि आपकी सोच है। तो बस ये आपने बड़ा अच्छा मैसेज सुबह सुबह दे दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर आज कहना चाहूँगी जो मैंने कभी बात नहीं की। मैं तकरीबन 1 साल मीडिया से मैंने ब्रेक लिया और मैं चली गई। मैंने रीज़न वापस आके कभी भी नहीं दिया कि मैं क्यों मैंने ब्रेक लिया था। आज कुछ बात ऐसी चली तो मैंने सोचा कि मुझे आज इस पे बात करनी है। मेरा असल में एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद मैं बेड पे 1 साल में बेड पे रही हूँ, ठीक है। अब मैं 1 साल जब बेड पे रही हूँ तो सब जान सकते हैं कि बेड पे आप जब होते हो तो कितने मामलात आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप मोहताज हो जाते हैं, जो कि हम लोगों की दुआ होती है कि अल्लाह मोहताजी की ज़िंदगी ना दे, ये हर इंसान की दुआ होती है। तो वो मैंने 1 साल में भी, यकीन करें 1 साल में भी मैंने हर बार जब भी कभी खाना खाया, मुझे किसी ने बिठा के खाना खिलाया, तो भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मेरी फैमिली ने मुझे हर तौर पे, क्योंकि मैं खुद इस काबिल नहीं थी कि मैं अपने लिए कुछ करती, तो मेरी फैमिली मुझे मेरा सारा दिन का जो भी चीज़ें होती थी वो सारी वो लोग करते थे, तो मैं तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। उसका मैंने पॉजिटिव चीज़ ये सोची बाद में कि मुझे कैसे पता चलता अगर ये वक्त ना आता कि मेरी फैमिली मेरे साथ इतनी सिंसियर है, मुझे कैसे पता चलता, और मुझे कैसे पता चलता कि मेरे रब ने मुझे ये जो 2 टांगे दी हैं ये कितनी अहम है मेरे जिस्म के लिए। मुझे कैसे पता चलता कि कोई रिश्ता जो मेरा रब अगर मियाँ और बीवी का रिश्ता बनाता है तो क्यों कहा कि रब को सबसे अच्छा, जो दिल के करीब, जो रब के करीब है रिश्ता, सबसे पसंदीदा रिश्ता, जो पहला रिश्ता है वो है मियाँ बीवी का। वो कैसे पता चलता कि आया मियाँ बीवी की मोहब्बत इस टाइम पता चलती है। तो मुझे उससे भी पॉजिटिव चीज़ें मिली और फिर अल्लाह ने मुझे उस शुक्र की वजह से, शायद मैंने उस हाल में भी अपने रब का इतना शुक्र अदा किया कि मेरे रब ने मुझे फिर से खड़ा किया और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर से आप लोगों के साथ हूँ। तो मैं अपने देखने वालों को ये मैसेज दूंगी कि किसी बीमारी में है, किसी मुश्किल में है, अपने रब का शुक्र अदा करते रहें। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अगर बीमारी भी आई है तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के जाती है। अच्छा, इसी के साथ मैं थोड़ा सा आती हूँ वालदैन, पेरेंट्स कहते हैं ना कि माँ बाप जो है वो जो अपनी औलाद के लिए माँ बाप सोच सकते हैं वो कोई और सोच ही नहीं सकता। हमेशा बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, अगर जो बच्चा थोड़ा सा, एक बेटा या बेटी अगर थोड़े से हल्के गरीब अगर मैं कह दूं या थोड़ा सा कम हो दूसरों बच्चों से, तो आप यकीन करें माँ बाप की ज्यादा तवज्जो और मोहब्बत उस तरफ होती है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जिस तरह का अब एक माहौल बन चुका है, क्योंकि मैं ओल्ड एज होम में भी जाके शोज करती हूँ, तो हम लोग औलाद की इतनी सिक्योरिटी है कि वालदैन जो है वो अपने बच्चों को बचपन में अकेला नहीं छोड़ते, ठीक है, क्योंकि बचपन में उसने उठ के चलना है और फिर गिरना है, फिर उसके मुंह में दांत नहीं है, उसको नरम ग़िज़ा चाहिए। तो ये तो सिक्योरिटी देती है वालदैन देते हैं अपने बच्चे को। फिर जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो भी उठते हैं, चलते हुए गिरने का खतरा है, औलाद सिक्योरिटी नहीं दे सकती, फिर उनके भी दांत गिरते हैं, उनको भी नरम ग़िज़ा चाहिए, और औलाद जो है वो दे नहीं पाती क्योंकि उनको बड़ा मुश्किल लगता है अपने वालदैन को संभालना। तो आप मुझे बताएं कि वालदैन की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या उनको ऐसी सिक्योरिटी हम दे सकते हैं कि आया बुजुर्ग आप जब होगे तो हम आपका साथ देंगे? देखें, यानी ये जो आपने बात की, क्योंकि मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट से है, तो मेरे पास ऐसे केसेस बहुत आते रहते हैं और मैं देखता भी हूँ कि क्या क्या लोगों के साथ होता है जी। और अनफॉर्चुनेटली होता उनके साथ है जिन्होंने ज़िंदगी भर अपनी हर किस्म की अच्छाई अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, अपनी नींदें कुर्बान कर दी, अपने आप को नहीं देखा कि दिन है रात है, किस तकलीफ में, अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते वो माँ बाप, ठीक है ना। फिर वो पढ़ाते हैं, कोई तकलीफ में है, बीमार है, मगर वो बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, उनकी फीसें भी दे रहे हैं, उनके ग़िज़ा का भी ख्याल करते हैं, हर लिहाज से माँ बाप उनका ख्याल करते हैं। अब होता ये है कि क्योंकि मेरे सामने ऐसी कुछ मिसालें हैं रियल एस्टेट के हवाले से कि पेरेंट्स के पास जो भी प्रॉपर्टीज होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उनके जितने भी बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे माँ बाप के पास प्रॉपर्टी कितने की है। फिर वही सोचते हैं यार हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी इतने की है, अगर अब्बू अम्मी को कुछ हो गया
तो फिर हमें इतने पैसे मिल जाएंगे, वो तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, तो वो करोड़ों में हिसाब लगाते हैं, हमें तो करोड़ तो वैसे मिल जाएंगे, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स को, क्योंकि जिसे फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर शादियाँ होती हैं, फिर बहुएं आ जाती हैं, तो उसके बाद मसले मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि बहुएं ज़रूरी नहीं कि सब अच्छी हों, मतलब इसी माशरे के अंदर 10% 20% ऐसी भी लड़कियां गलत आ जाती हैं जिनकी नीयत सिर्फ जो ना लड़के से नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टी से होती है। उसमें ये होता है कि ये फैक्ट है जो है। अब उसमें माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप के लिए तो जाहिर औलाद है, अच्छा जो बेटा है या बेटी है, जो औलाद है, उसकी जो बहू आ रही है या दामाद आ रहा है, तो वो उनको भी वही अहमियत देते हैं जो बेटे को या बेटी को देते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई फर्क नहीं होता। वो चाहते हैं ये खुश रहे, खुश, उस खुशी के अंदर वो इतना आगे निकल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कल आपका अंजाम होने वाला क्या है। तो आप सारी मोहब्बतें बिल्कुल रखें उनके साथ, क्योंकि यहाँ एक पाकिस्तान का कानून भी है कि अगर आप दुनिया से चले जाते हैं तो भी उन बच्चों को पैसे मिलेंगे जी, वो एक निज़ाम है। तो आप उस पर भरोसा करें, ना कि आप ये सोचें कि बच्चों की डिमांड पूरी करें कि बस कि हमें जो नई प्रॉपर्टी इसको बेच के इतने पैसे दे, हमें जिंदगी में बंटवारा ना करें कि एंड में आप खाली हाथ हो। नहीं, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ पेरेंट्स को। तो खैर मैं नहीं समझाऊंगा, मगर मैं पेरेंट्स को सिर्फ बताना चाहूंगा कि अपनी ये गलतियां, बुनियादी गलतियां ना करें। क्योंकि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ और डेवलपर हूँ, तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि ये बुनियादी गलतियों की वजह से लोग ओल्ड एज हाउसेज में पहुंच जाते हैं, एडी सेंटर में पहुंच जाते हैं, और उस वक्त क्या होता है कि बच्चे पैसे कैश करते हैं, फिर मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं, बीवियां चली जाती हैं। फिर उसके बाद जब वो कंपटीशन बच्चों में शुरू हो जाता है कि मेरे भाई ने तो ये ले लिया, बहन ने ये ले लिया, मेरे पास ये नहीं है, फिर वो आपस में इनके झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर वो रही सही कसर ये है कि जो उनका आखिरी घर जो अम्मी अब्बू का होता है, वो भी बिकवा के बोलते हैं, अम्मी बस ये दे दें, मेरे नाम पे कर दे, वो कर दे। फिर जब सब चले जाते हैं तो उसके बाद इनका अंजाम ये होता है कि फिर उनको ओल्ड एज में जाना पड़ता है, फिर कोई उनको वहां लेके जाने के लिए, कोई अपने साथ रखने के लिए तैयार अब मैं इसी बात पे आपको बताऊंगी कि अभी मेरा ईद का जो शो है वो ओल्ड एज होम में हम लोगों ने जाके किया, तो वहाँ एक मदर थी, वो मुझसे मिली, मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो उन्होंने कहा, मैंने उससे पूछा कि मतलब यहाँ पे कैसे, तो उन्होंने कहा कि बेटा छोड़ के गया। तो मैंने पूछा अच्छा बेटा जॉब करता होगा, शायद कोई संभालने वाला नहीं होगा, मैं ये रीज़न समझी। तो उन्होंने बताया नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में शादी होगी, बहू आ गई, तो उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को हम घर में नहीं रखते हैं, तो हम भी जब बुजुर्ग होंगे तो हम भी अपने बच्चों से अलग हो जाएंगे। यानी कि आप जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो माजरत के साथ, किसी को मेरी बात बुरी ना लगे, कि जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो इतनी कोई उनको उनसे घिना आना शुरू हो जाती है कि वो कहते हैं कि जब हम भी बुजुर्ग होंगे तो हम भी इस तरह अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे जिस तरह हम आपको अपने से दूर कर रहे हैं। तो ये कह के उनकी आंखों में आंसू आए, तो मतलब मेरी वो बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मैं क्योंकि हम जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है, हमने अपने रिश्तों को जिस तरह से लेके चले और जिस तरह से हमें पता है कि माँ क्या रिश्ता है, फिर अब माँ के बाद भाई क्या रिश्ता है। और यकीन करें, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि होता है ना कि बहन भाइयों में किसी भी चीज़ के ऊपर तकरार कि ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ हमारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना हम दो बहनें, ना हमारी तरफ से और ना हमारे भाई की तरफ से, हमारा एक ही भाई है। और वो भाई ये कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए ना तो एक रात को सिर्फ मैसेज कर दो, सुबह वो तुम्हारे पास चीज़ मौजूद होगी। तो ये बड़े रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, इसमें ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि पैसों के लिए और ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रिश्ते ख़राब हो जाते हैं इन चीज़ों से। आप क्या समझते हैं, हम पैसे में तोलते हैं रिश्तों को भी कि जो भाई या बहन पैसे वाला है तो उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, उसको पूछा जाएगा, उसको हर त्यौहार पे उसकी दावत की जाएगी, और कोई बहन भाई अगर गरीब है तो बस उसको तो पूछा भी नहीं जाएगा, उसको वो इज्जत का जो एक इज्जत होती है वो मुकाम भी उसको नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितना ही सिंसियर हो, जितना भी मोहब्बत करने वाला हो। ये भी एक तो है ना चीज़, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। हाँ। वो बच्चों को थोड़ा सा कमजोर है, उसको ज्यादा लाड प्यार दे दिया, उसको अपनी तरफ से चीजें दे दी, तो उसको हड आराम बना देते हैं। हाँ। उसको मौका नहीं देते कि वो खुद मेहनत करे। हाँ। कमजोर से कमजोर इंसान को आप फौज में भेज दें, वो आपको 2-3 साल के बाद ऐसा मिलेगा कि कोई उसमें फर्क नहीं होगा जो 50 फौजी खड़े होंगे ना। बात है, बिल्कुल, बेशक। मतलब अब अगर सिर्फ इसमें कमजोरी जो ना पेरेंट्स की है, एक इंसान समझ गया कि मेरी अम्मी की कमजोरी मैं हूँ,
तो वो तो कमजोर ही रहेगा, क्योंकि उसको पता है मेरे को खाना भी बेड पे मिल जाएगा, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, मैं जो बोलूंगा मम्मी वो मेरी हो बात जाएगा। मानेगी। अम्मी बेचारी, अम्मी ने कमजोरी बना ली उसको। हाँ। तो हम कमजोरी ना बनाए, थोड़ा तो दिल पे पत्थर रखें और उसको स्ट्रांग बनाए, उसको काम पे जाने दें, मेहनत करने दें, उसको अपने हाथ से पैसे कमाने दें। जब वो अपने हाथ से पैसे कमाएगा तो फिर उसके बाद उसको अपने उस पैसों की अहमियत का पता चलेगा कि भाई पैसे कैसे कमाए जाते हैं। वरना जिंदगी भर पेरेंट्स तो बुढ़े होकर चले जाएंगे अल्लाह मियाँ के पास, ये जिंदगी में पीछे रह जाएगा और ये फिर दर दर की ठोकरें खाएगा। जब पीछे रह जाएगा, जिन इन्हीं बच्चों में से किसी भाई ने बहन ने कोई मेहनत करके अपना मुकाम बना लिया तो उसको लोग ज्यादा इज्जत देंगे। तो जब इज्जत मिलेगी तो ये भाई पीछे होगा तो फिर बोलेंगे देखे मैं गरीब हूं तो मुझे कोई पूछता नहीं है। भाई कमजोरी आपकी है, आप भी मेहनत करो, उसकी तरह मेहनत करो, उसने भी मेहनत करके अपना मुकाम बनाया है, आप भी अपनी मेहनत करके अपना मुकाम बनाओ। तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना माँ बाप की होनी चाहिए। माँ बाप अपने लिए मादरत के साथ खुद ही जो है ना वो बुरा कर लेते हैं, क्योंकि पहले ही उनके नाम पर सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और जिस वक्त ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि अम्मी बस ये कर दें तो हम आपके साथ ही रहेंगे। तो भाई जब आपको साथ ही रहना है तो ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? उनको ये डर होता है कि अगर आज हमने इनके नाम पे अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाई तो अम्मी को या अब्बू को कुछ हो गया तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी तो सब में बटेगी सारों पे। तो यहाँ इख्तलाफात बहन भाइयों में शुरू हो जाते हैं। तो अम्मी अब्बू को जो चाहिए कि वो बिल्कुल किसी की बातों में ना आए, सारे बच्चों को इक्वल ट्रीट करें। और अल्लाह का एक निज़ाम है, फिर हमारे पाकिस्तान का एक कानून है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद कानून के हिसाब से जिनका जो शेयर है उसको मिलता है, तो वो वेट करें। अब यहाँ बच्चे वेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब जिन्होंने सब कुछ करके इस मुकाम पे पहुंचाया ये उनको ऐदी ओम पहुंचा देते हैं। ऐसे ही तो इसमें थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि, और इतनी गलत बयानी कर करके रजिस्ट्रार ऑफिस में लोगों को व्हील चेयर पे माँ को लेकर आएंगे कि भाई मेरी अम्मी जो है ना सिर्फ मुझे पावर दे रही है, पता चला सेल्डिड बन गई और अम्मी चाह नहीं रही। अम्मी कह रही थी वही रेंट एग्रीमेंट साइन हो रहा है, उनको पता ही नहीं है कुछ। वो भरोसा करके चलेंगे। व्हील चेयर पे वो आया, उसने बोला अम्मी आपको पैसे मिल गए? उसने किस चीज़ के? कहने लगे वो आप तो बेच रही प्रॉपर्टी। बोले नहीं बेटा मैं बेच थोड़ी रही हूँ। उसने कहा नहीं यहाँ तो इसमें लिखा हुआ है कि बेचनी, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आपको पैसे मिल गए। तो फिर वो भांडा खुलता है। तो पता चला वो धोखा देके माँ बाप को लेके जाते हैं, व्हील चेयर के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लेते हैं। जाहिर है माँ बाप तो ये समझ रहे हैं कि ये बच्चे हैं, ये तो मेरे लिए बुरा कभी चाहेंगे नहीं। मगर वहां पर भी आप देखें कि किस हद तक हम लोग बेईस हो चुके हैं कि माँ बाप को भी बेवकूफ बना रहे, क्योंकि अब वो इस काबिल नहीं है, बजाय उनको सपोर्ट करने के उनको लूट रहे हैं इस हालत में। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा सख्त रद्द अमल दें और वो बिल्कुल प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ट्रांसफर ना करें। और क्योंकि बड़े बच्चे कोशिश करते हैं कि कंपटीशन में कि मैं दादा को प्रॉपर्टी ले लूँ, मैं फिर ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। भाई मेहनत करो, माँ बाप ने भी मेहनत की, आप भी मेहनत करो। तो ये मैं बताना अच्छा एक चीज़ और हम लोग ज़रूर कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी माएँ शायद हमें देख रही हूँ, तो माओं का ये होता है कि एजुकेशन अगर बच्चे ने कंप्लीट किया तो बस अब इस लेवल का काम उसको मिलेगा तो वो तब करेगा, वरना 4 साल भी अगर घर में बैठा तो बिल्कुल बैठा रहे, मेरा बच्चा तो इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। फिर वो घर बिठा के हम बच्चे को किस तरफ लेके जा रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर एक इंसान जो है, अगर उसने एक सहाफ़त में भी अगर वो है या किसी भी XYZ किसी भी शोबे में उसने अपनी डिग्री हासिल की है और उसको उस लेवल की जॉब नहीं मिल रही है, तो आया क्या उसको स्टे करना चाहिए, उसको घर बैठना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए, या कहीं और भी ट्राई करना चाहिए कि अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करे, काम करे, ताकि उसको एक जो आदत होती है पैसा कमाने की और एक रूटीन में आने की। तो आप क्या समझते हैं कि ये माएँ ये चीज़ें क्या ठीक करती है कि अपने बच्चों को कि नहीं नहीं ये इतना पढ़ने के बाद अब तुम ये वाला काम नहीं करोगे? यही सबसे बड़ी कमजोरी है। यही बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देती है चीज। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमने जिस शोबे में भी हमने तालीम हासिल की है, अब हम बच्चे हमारे ये कहते हैं कि भाई मैंने सिविल में इंजीनियरिंग की है तो मुझे सिविल की कोई जॉब मिलेगी तो मैं करूंगा। अब उस चक्कर में आपको पता है जॉब का कितना फुकदान है। अब उस वजह से वो अगर जॉब नहीं मिलती तो वो उसका इंतजार करेगा। अब इंतजार करते करते 4-5 साल गुजर जाते हैं, फिर भी उसके बाद भी कोई जॉब मिलती है तो 20-25 हज़ार रुपए की जॉब मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि माँ बाप को कहना चाहिए कि बेटा अपने तालीम का मतलब है कि आपको शऊर आ गया, अब जो काम मिल रहा है वो करें, नहीं मिल रहा तो अपना बिजनेस करें, काम में शर्म ना करें, तो आप वो बहुत आगे निकल सकते हैं। मगर अगर आपने पर्टिकुलर सिर्फ अपनी उसी जॉब से रिलेटेड आपने सोच लिया कि मुझे यही जॉब मिलेगी तो मैं करूंगा, तो आप यकीन माने ना तो जॉब्स हैं,
और ना आपको मिलेगी, तो फिर उसके लिए आप पीछे की तरफ चले जाएंगे। हालांकि आप दुनिया भर में देखें, बच्चे जब अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर रहे होते हैं और स्टडी उनकी कंप्लीट नहीं होती है, वो साथ साथ पार्ट टाइम कोई अपना छोटा मोटा काम, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, वो करते ज़रूर हैं। और हमारे पाकिस्तान में कुछ इस तरह का ट्रेंड निकला हुआ है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो बस वो पढ़ रहा है, और पढ़ने के बाद भी अगर उसको उस लेवल की जॉब नहीं मिलती है तो वो बैठा रहता है, वो वेट करता रहता है, वो इंटरव्यू देता रहता है। और वो इस वजह से मेरे हाल से एक इतनी वो चीज़ उसे परेशान करती है कि जब उसे जॉब नहीं मिलती उस लेवल की, कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे लोग भी हम लोगों ने देखे हैं। अच्छा, आप डिप्रेशन पे क्या कहेंगे? जो हम लोग घर के हालात या जिस तरह से आजकल के पाकिस्तान के हालात हैं, फिर आपस में रिश्तों में जो तनाव है, मोहब्बत वाला जो माँ बाप का रिश्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसा ही कायम है कि वो अपनी औलाद से इसी तरह मोहब्बत करते हैं, पर अगर देखा जाए तो बहन भाइयों में भी ये चीज़ आ चुकी है कि एक अगर भाई ज़्यादा स्ट्रांग है या बहन स्ट्रांग है तो दूसरा जेलस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इन चीज़ों को देख के जिस तरह से हमारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आया कराची का, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है आगे? देखो, पहले तो ये पाकिस्तान के जो हालात हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको सही कर दे, क्योंकि एक इतने भयानक दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है कि इसमें तो रिजर्व ही नहीं है पाकिस्तान में, कि अगर अल्लाह ना करे दिवालिया की तरफ ना चले। पहले तो सबसे पहले हम पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन, हमारा मुल्क सलामत रहे। आमीन। देखें, वो बाहर की बहुत सी कुव्वतें हो सकता है कि ये चाह रही हों कि हमारी जो जौहरी सलाहियत है वो हमसे हमारे पास ना रहे, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी नहीं पसंद करेगा कि किसी इस्लामी मुल्क के पास हमारी जौहरी ताकत हो। तो उसकी हिफाजत के लिए हमारी सारी आवाम दुआ करे और करती है, बल्कि लोग को खाने काबा पे जाकर दुआएं करते हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए। तो ये एक हुब्बुल वतनी है ये, कि जो करते हैं और करना चाहिए हर किसी को। तो अब अगर इस माहौल के अंदर हमारी हुकूमत भी परेशान है, हमारे मुल्क की हालात भी ठीक नहीं है, अब उसकी वजह से जो असर पड़ रहा है, जाहिर है महंगाई बढ़ गई। महंगाई की वजह से घर के हालात जो है ना, जो लोगों के बजट आउट हो गए, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ी नहीं, मगर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये बहुत बड़ा एक इशू है कि देखें, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास वही है और महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है। बिल्कुल। तो जब डे बाय डे बढ़ेगी तो आप सोचेंगे लोग डिप्रेशन में भी जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। अब डिप्रेशन में नहीं जाने की क्या वजह हो सकती है? देखें, आपके पास एक बजट, एक लिमिटेड बजट है कि आपने पहले 50,000 लाख रुपए के अंदर घर का खर्चा चलाना था। अब वो बजट आउट हो जाता है, हर चीज महंगी हो गई, वो खर्चा आपका 1.5 लाख पे चला जाता है। अब 1.5 लाख पे जाता है, अब आपके पास 50,000 रुपए की शॉर्टेज आती है, तो आप तो ऑटोमेटिकली इंसान को ना चाहते हुए भी डिप्रेशन में जाएगा। अब उसका सोल्यूशन है क्या? ना आपके पास है ना मेरे पास है। उसका सिर्फ सोल्यूशन ये है कि अपने मुल्क की सलामती की दुआ करें, अपने हुक्मरानों के लिए दुआ करें, अल्लाह इनको नेक नियत बनाए, इनको सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, और ये अपने बच्चों की तरह दूसरों के बच्चों को भी सोचें। बिल्कुल। और आपने ये कहा कि कोई दूसरी ताकतें नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान स्ट्रांग हो, पर मैं ये समझती हूँ कि जब घर में आपके जो मौजूद है वो आपकी वीकनेस अगर बाहर नहीं बताएगा तो वो नहीं पता चलेंगी। हम किसी को अगर इतनी एक्सेस नहीं देंगे कि वो हमारे घर पे आके हमें कमज़ोर करे, तो वो नहीं आ सकता। तो हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हमारे पाकिस्तान को वीक कर रहे हैं। तो आज सबको ये कहना चाहूँगी कि अक्लमंदी से काम करें। वो वक्त आए, खुदा ना करे कि वो वक्त आए कि हम उस टाइम सोचें कि हमने ये सारी चीज़ें क्यों की थी, हमने उस टाइम ये क्यों नहीं सोचा कि पाकिस्तान को स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी को स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम लड़ते हैं कि वो पार्टी मेरी है, वो पार्टी मेरी है, इसको जीतना है, इसके साथ हम खड़े हैं, इसको नीचे गिरा देते हैं, उसको ऊपर कर देते हैं। ये एक जो जंग छिड़ी हुई है, इसको ख़त्म करके पाकिस्तान के लिए सब एक हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा।
और अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहते हैं तो लाइव कॉल करके आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और शो की बेहतर करने के लिए अगर आप कोई मशवरा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ये वाहिद ऐसा है कुछ कि मुझे मशवरे की ज़रूरत पड़ती है, मैं कहती हूँ कोई मशवरा दें और बेहतर करने के लिए, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो मैं ये समझती हूँ कि सबके मशवरे के साथ आप जब काम करते हैं तो बेहतर होता है। और आप जिस दिन समझ लेते हैं कि मैं सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, उस दिन के बाद कुछ भी नहीं होता। ये हमेशा सोच के रखें कि सीखने का अमल जारी है, आप कभी भी कंप्लीट नहीं होते लाइफ के किसी भी हिस्से में, हर वक्त आपको सीखना है अगर आगे बढ़ना है तो। अच्छा जी, हम तो बड़ा मुल्की हालात पे भी आ गए कि मुल्क के ये हालात हैं, अब थोड़ा सा इस पे भी बताएं। एज आप रियल इस्टेट से आपका ताल्लुक़ है, ये जो मुल्की हालात हैं, जिस तरह से सारे कारोबार जो हैं वो लॉस में जा चुके हैं, लोगों का जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो लोग हाथ उठा चुके हैं कि अब आगे सरवाइव नहीं कर सकेंगे, तो आप अपने बिजनेस के हवाले से बताएं कि इस टाइम वो किस तरह से चल रहा है, और क्या आप लोगों में क्या सोच है कि अब क्या होने वाला है, या हम किस तरह से आगे इस बिज़नेस को लेके चलेंगे। एक टाइम था बड़ा अच्छा था, पर अब ये टाइम ऐसा आ चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो यानी ये रियल एस्टेट का काम बहुत अच्छा काम है और वो इससे लोगों को फ़ायदे होते हैं, लोग घर बनाते हैं, लोगों को घर मिल जाते हैं अपने रहने के लिए। मगर अब ये है कि 2-4 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैंने वो हमारे साथ जो है ना काम करते थे, घर बनाते थे, प्लॉट लेते थे, घर बनाते थे, लोगों को एकोमोडेट करते थे। मुझे कहने लगे, यार ये अभी मैं घर नहीं बनाऊंगा या अपार्टमेंट नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं बनाएंगे? कहने लगे इससे अच्छा रेट हमको बैंक से मिल रहा है। तो मैंने कहा ये कोई हल थोड़ी है। बोले नहीं भाई, हम अपना फ़ायदा सोचेंगे, हम लोगों की खिदमत करते करते हमारा ही दिवालिया हो जाएगा। अब लोगों की सोच बदल रही है, तो इसमें ये सारे फैसले जो है ना हुकूमत को करने की ज़रूरत है। तो ये तो मैं अपने शोबे की बात कर रहा हूँ। अब इसी तरह से अब जितने लोग, कुछ लोग इंपोर्ट करते थे, कुछ एक्सपोर्ट करते थे, तो उसमें बड़े मसले मसाइल बीच में आ जाते हैं। तो कौन आदमी क्यों इतनी मेहनत करेगा जब उसको पता है कि इसमें इतनी मुश्किलात आ रही हैं। उसको तो इजी मनी है कि सारा पैसा उठाया बैंक में रख दिया, आपको दूसरे दिन पैसा चाहिए, आपको दूसरे दिन वापस भी मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने अब कारोबार चेंज कर दिया कि डॉलर खरीद के रख रहे हैं, कुछ लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। तो ये जो है ना हल नहीं है। अब हर आदमी अपनी सेफ्टी की तरफ चला गया, अब कोई भी मुल्क को प्रमोट करने की तरफ नहीं जा रहा है। क्योंकि जबकि क्योंकि मुल्क के अंदर एक जंग छिड़ चुकी है ना, अगर जंग देखा जाए तो। जो अभी कुछ दिन पहले की भी बात है, आप देखें जिस तरह से इस्लामाबाद पहुंचा गया, फिर उसके बाद अगर मैं अपने कराची की बात करूं, जो कराची के हालात थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, इक़्तिदार की कुर्सी के लिए आप लड़े, प्रॉपर एक तरीक़ेकार से लड़े, ना कि आपसे कुर्सी अगर ले ली गई है तो आप उसके बाद जब देखे जुलूस, जब देखे जलसे, जब देखे जलसे, जब देखे जलसे, आपने तो जलसों की भंबार, और फिर जो तकरीर में गरूर, मैं समझती हूँ कि गरूर मेरे रब को नहीं पसंद, और गरूर के साथ अब अगर आप कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा और मेरे साथ तो अवाम है, मेरे साथ तो ये है, मेरे साथ तो वो है, तो फिर मैं ये कहती हूँ कि जब आप आए थे तो आपने अवाम का क्यों नहीं सोचा, और ये अवाम अभी आपका क्यों सोच रही है? आपने अवाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, आपने बल्कि ये कहा था कि जो है वो हम लोगों को सब्र रखना है, हम लोगों को सारी चीज़ें तरीके से लेके चलनी है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो हम लोगों को बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि ये मुल्क के लिए बड़ा बेहतर है। फिर मुल्क के लिए क्या बेहतर हुआ कि आज 4 साल बाद हमें पता चला कि कुछ भी नहीं है मुल्क में, क्या बचा है मुल्क में। तो ये जो सारे हालात इस टाइम चल रहे हैं, लोग तो बड़े परेशान हैं, लोग तो ये सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये तो एक देखिए, सियासतदान का मकसद मैं समझती हूँ सियासत करें, पर्सनल उसको ना लेके जाएं। जिस तरह से आप पर्सनल लेके अगर एक खार निभाएंगे, या आप उसको एक समझेंगे कि यहाँ मैं डिसरिस्पेक्ट हुआ हूँ, तो आप यकीन करें फिर आप दूसरे लेवल पे चले जाएंगे, जो कि अब वो लेवल पे आ चुके हैं। माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगा हो, कि अब जो लेवल है, जिस तरह से अवाम को बाहर निकाला जा रहा है, और जिस तरह से अवाम, कोई पुल से जाते हुए गिर रहा है, मर रहा है, कोई किस तरह से मर रहा है, कोई खंबे पे चढ़ा हुआ है देखने के लिए कि मुझे जो है वो जलसा देखना है, और वहां से गिर के उसको चोटें लग रही हैं। ये तो हमारी अवाम जो है उसके साथ गलत हो रहा है ना, कि इस तरह से बुला के फिर उनको इस तरह से करना। हमारी तो अवाम जो है बेचारी गरीब अवाम
आवाम है वो जाएगी, चलो बाइकों पे चली जाएगी, पैदल चली जाएगी, कोई गाड़ी हायर करके किसी तरह बेचारे पहुंच जाएंगे। उनके पास तो हेलीकॉप्टर नहीं, वो गरीब लोग हैं, उनसे तो 3 वक्त की रोटी नहीं पूरी होती है। फिर तो या तो तरीक़ेकार ऐसा हो कि जलसे में प्रॉपर आप भी इस तरह से आएँ ताकि आवाम के साथ मैच करें ना। आप आवाम के नुमाइंदे हैं और आवाम के लिए इतना सोच रहे हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, तो फिर आवाम को भी गुलाम ना बनाएं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता है इस बात के बाद मुझे पता है मुझे बहुत सारी चीजें सुननी पड़ेंगी मुझे बहुत सारी चीजें सुननी पड़ेंगी। देखिए, जलसे करना उनका हक है, एग्जैक्टली मगर और जलसों किए भी गए हैं। मतलब पिछले दौर में अगर आप गुजरा हुआ वक्त देखें जरूर किए गए हैं, पर इस लेवल पे कोई मैं नहीं समझती कि मगर गया। जलसों पे जलसे, जलसों पे जलसे, फिर अब लोगों ने फिल्में देखना खत्म कर दिए, ड्रामे देखना खत्म कर दिए, अब लोगों ने जलसे सुनना शुरू कर दिए। हाँ अब देखें लोग किस तरफ चले गए। अब हाँ इसमें मुल्क का दिवालिया इसीलिए होता है, अब लोग पर्सनल जंग में लग गए, अब लोगों की अना की जंग शुरू हो गई है। अना की जंग देखें, अब पाकिस्तान सबको अजीम होना चाहिए, पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान ने चाहे इमरान खान साहब हो या कोई पीडीएम हो, इन सबको जो इज्जत मिली है इस पाकिस्तान से मिली है। exactly. इस पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोचें, ये सब बैठे मिल के फैसला करें, मुल्क के मुफाद में फैसला करें, वरना बैरूनी ताकतें जो है हमारे मुल्क का कोई ना कोई गलत इस्तेमाल कर लेंगी और हमारे अंदर के लोग इस्तेमाल हो जाएंगे। जबकि मैं नहीं समझता कि हमारे जो पाकिस्तानी जो हमारे हुक्मरान हैं वो कभी भी किसी भी साजिश का हिस्सा बनेंगे, बज़ाहिर हमें लगता है, मगर इस हद तक कोई अपना ईमान नहीं बेचेगा। उनको भी पता है कि जो अगर हम कोई गलत मुल्क के लिए करेंगे तो वो उनके काम नहीं आएगा। ऐसी ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं कि जो लोग अपने मुल्क के साथ या लोगों की वफादारी निभाने के लिए, अमेरिका की वफादारी निभाने के लिए काम कर रहे थे, उसके बाद उनका वो असर हुआ है कि इबरत का निशान बन गए वो लोग। आपने देखा ऐसी मिसालें हैं। तो कभी भी जो ये लोग हैं ये आपको इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, मगर एंड में आपका असर बहुत ख़राब होगा। तो बेहतर ये है कि सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको एक साथ बैठना चाहिए, मुल्क के मुफाद में सोचना चाहिए। ज़ाहिर अपनी अना को ख़त्म करें, अपने अपना अना को ख़त्म करें, कोई किसी से बढ़तर नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर अब जितने सियासतदान जो लड़ रहे हैं ना, ये इनकी उम्र 70-70 प्लस की है। अब ये किसके लिए लड़ रहे हैं? अच्छा, किसी के कहने पे अगर सिर्फ अपनी अना की वजह से अगर किसी की हुकूमत गिरा रहे हैं, किसी की हुकूमत बना रहे हैं, और अगर किसी के पैसे बाहर पड़े हुए हैं, अगर उनके पैसों की वो जामिन है, तो वो कभी किसी को पैसे देंगे नहीं। वो इसी चक्कर में लगा के रखेंगे, आप दुनिया से चले जाएंगे। और कितनी मिसालें ऐसी हैं कि लोगों को पैसे बाहर पड़े हुए थे, वो बैरूनी जो मुल्कों में रखे हुए थे वो उन्होंने वापस नहीं किए किसी को किसी के पैसे। तो बेहतर ये है कि वो सारे चीज़ें जो है ना मुल्क के मुफाद में होनी चाहिए, मुल्क के लिए सोचे। और ये सब हमारे हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, ये सिर्फ जो है ना एक दूसरे की अपनी रंजिशों में लग गए। बड़ी संभाल के बात की गई, बहुत अच्छी है, यकीन करें मैं सच कह रही हूँ, आपने बड़ी बात संभाल के कोशिश की, लगता कोई कनेक्शन है आपका है नहीं, पता है क्या, देखें मैं इसलिए मैं अपनी बात ये कर रहा हूँ कि देखें मैं भी किसी के खिलाफ हो नहीं सकता, आप भी किसी के खिलाफ नहीं हो सकते। जो राइट है नजरियाती इख्तलाफात जरूर हो सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों से इख्तलाफ कर सकते हैं, हाँ इख्तलाफ राय हो सकती है, मगर नफरत नहीं हो सकती। नफरत नहीं हो सकती, बिल्कुल तो ऐसा। अभी मैं भी समझता हूँ इन सब में नफरतें नहीं होनी चाहिए, इख्तलाफ राय जरूर होनी चाहिए और उसको बैठ कर सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि हमारा मुल्क है और ये हमारा मुल्क, मेरा ईमान है कि ये इंशाअल्लाह ताला वो ता क़यामत रहेगा, क्योंकि ये 27 रमज़ान को वजूद में आया है और जिस नाम पे बना है ये, तो इंशाल्लाह ये रहेगा। और हमारे मुल्क के लोग तो खैर कोई भी इसके लिए गद्दारी नहीं करेंगे, मगर बाहर के लोग जो बैरून ममालिक के जो लोग हैं, बैरून ताकतें, वो ज़रूर चाहेंगी कि वो किसी तरीके से इसको नुकसान पहुंचाएं। हमारी जोहरी जो हमारी सलाहियतें हैं या जोहरी पावर है उसको किसी भी तरीके से कोशिश करेगी ख़त्म करने की। उसमें हमें बहुत संभल के हमारे हुक्मरानों को फैसले करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल आपस में साथ बैठें, इख्तलाफ राय रखें, नफरतें ना करें, तो देखें मामला सीधे हो जाएंगे, मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा और हमारी आवाम जो ना वो अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। अवाम अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है, मगर अब अवाम कंफ्यूज है। वो दोनों के बयानिए सुनते हैं, दोनों के नैरेटिव देखते हैं, तो वो फिर वो उनको समझ नहीं आता कि वो तो वो अपने, अब वहाँ जंग शुरू हो गई है, अब उस जंग में अवाम पिस गई है। अब आधी अवाम एक तरफ हो गई, आधी अवाम एक तरफ हो गई, ये डिवाइड हो गए। तो ये होना नहीं चाहिए। अब देखें ना इस हद तक चले गए कि अगर जुलूस हो रहा है तो फायरिंग हो रही है, तो भाई वो भी अपने लोग हैं, नहीं होना चाहिए।
अच्छा, जिन्होंने किया वो तो जाहिर है रियासत है, रियासत देखेगी कि कोई गलत काम हो रहा है वो तो अपना इस्तेमाल करेगी, उसके बाद तो कानून में इजाज़त है। तो आप पॉजिटिव यही बजाय पार्लियामेंट में बैठ के इस मसले को हल कर लें। बिल्कुल। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आ जाते हैं वो जो एक बड़ा मसला है कराची की बोलूँगी मैं, पूरे पाकिस्तान का भी होगा, पर मैं तो कराची की बात करूँगी क्योंकि मैं कराची के चैनल पे हूँ, K21 न्यूज़ पे, तो कराची की बात तो बनती है। मुझे ये बताइएगा, ये जो लाइट का इतना इशू है कि लाइट चली जाए, हर थोड़ी देर बाद लाइट गई, हर थोड़ी देर बाद लाइट आई, मतलब ये हम लोगों को जिस दिन लाइट ना जाए उस दिन हम लोग ये सोच रहे थे आज लाइट गई क्यों नहीं है, मतलब ये वाली सोच आती है कि लाइट गई क्यों नहीं है। तो सोलर सिस्टम के बारे में बताएं कि ये हमें जो है कितना फैसिलिटेट करता है, ये सोलर सिस्टम जो है वो अभी बड़ा मैंने लोगों को देखा है कि अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, मैं तो वही शुक्र वाली बात फिर आ जाती है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। आपको अल्लाह ताला ने दोबारा नई जिंदगी दे के खड़ा कर दिया, और पता नहीं कितने लोगों को जिंदगी नई नई दे दी। और एक और देखें, आज भी वो सूरज की जो तवानाई है उससे अल्लाह पाक ने हमारे घरों में जो है ना बिजली की शॉर्टेज खत्म कर दी। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने घर में सोलर सिस्टम लगाएं और लगा के अपना हिस्सा पाकिस्तान में डालें, क्योंकि बिजली पैदा होगी। बिजली की इस वक्त किल्लत है पाकिस्तान में, तो वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी बिजली पैदा करके अपनी खुद ही वो बिजली कंज्यूम करें। और अगर कोई बिजली बच जाए तो वो अपने डिपार्टमेंट को दे दें कि वो दूसरों के भी काम आ जाए। तो ये तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज आपको मिल गया कि हमारे यहाँ थोड़ा मौसम ऐसा है कि धूप होती है जिसकी वजह से हमारी बिजली हमें पैदा। अब ये आगे चल के सोलर सिस्टम जो है ना, ये समझना कि मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्तों में कोई जिसके पास भी सहूलत होगी, जिसके पास छत होगी, जिसके पास भी सोलर सिस्टम लगाने की फैसिलिटीज होगी वो ज़रूर लगाएगा। क्योंकि वैसे भी साल 2 साल के बाद जो है ना वो फ्री पड़ जाता है उनको सोलर सिस्टम। और इसमें अब ये हम लोग इस एनर्जी की जो मतलब जंग है जो उससे बाहर अमाउंट है निकल वो आप जो खर्च करते हो वो आप 2 साल कवर में कर आप लेते कवर हो और कर उसके बाद लेते हैं, फ्री बिल्कुल है, कर लेते ठीक हैं, है, बिल्कुल ओके। कवर हो जाता है। तो ये अब क्योंकि अब इनके भी हाथ में नहीं है, ये जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वापडा है या कई है, इनके भी हाथ में नहीं है। जाहिर है आईएमएफ की शर्तें इतनी सख्त हैं कि वो अभी जैसे 7 रुपए बढ़ाने की बातें हो रही हैं, आप मुझे बताएं कि ये तो बढ़ते जाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं आपके पास, तो आप कहाँ से इसको पूरा करेंगे? फिर वो लोड शेडिंग होगी। अब लोड शेडिंग इसका हल नहीं है। अब लोड शेडिंग का एक ही हल है कि आप जो है ना वो अपनी बिजली खुद पैदा करें। और अल्लाह का अच्छा निज़ाम है कि आप ऐसे मुल्क में जहाँ पे गर्मी होती है, जहाँ धूप होती है, धूप से आपको बिजली मिलती है। तो अब तो माशाल्लाह एक तो ये, और दूसरा अब तो गाड़ियों में भी आपकी बचत हो रही है, क्योंकि फ्यूल भी आपका इतना महंगा होता जा रहा है कि कुछ भी करके पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कार्स जो है ना वो लेकर आएँ, ये इलेक्ट्रिकल जो भी व्हीकल्स हैं वो लेकर आएँ या मैन्युफैक्चरिंग करें कि कम से कम सब ये जो हमारी जो सोलर जो टेक्नोलॉजी है इसको आगे लेकर निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम देखें हम ये दो क्राइसिस से बाहर निकल आएंगे, पेट्रोल की जंग से और ये इलेक्ट्रिक की जंग से हम लोग बाहर निकल आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, अगर जिन दिनों बड़ा वो क्या कहते हैं बारिशों का मौसम होता है, धूप नहीं होती है, सोलर वालों के लिए क्या प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा ये भी मैं पूछ लूं, क्योंकि पता चले सोलर लगवाने के बाद 4 दिन धूप नहीं आई तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। अब क्या ये अब ये मैं ये कहता वाली हूँ, क्या अब चीज़ है? साल में कितने दिन होते हैं? साल में कितने दिन होते हैं? बड़ा सख्त सवाल आपने कर दिया, मुझे काउंट तीन सौ करना पैंसठ दिन पड़ेगा। होते हैं हाँ। 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। अब 365 दिन में से आप बता दें कराची में बारिशें कितने दिन होती हैं, एवरेज बता दें। बहुत मुश्किल कम। से 15-20 दिन, एक हाँ। महीने मुश्किल से 15-20 दिन हाँ। होती है। कभी बहुत ज्यादा बारिश होगी तो महीना। हाँ। तो आपको तो 11 महीने मिल गए, तो 11 महीने तो आपको मिलेगी ना बिजली। हाँ, खैर 10-15 दिन एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, वो तो करना चाहिए। अगर इतना भी नहीं करेंगे तो हम नहीं, वैसे वैसे हम अगर लोग किसी धूप नहीं है तो फिर मतलब, बादशाह वाले मुल्क में नहीं है कि हम नहीं कर हाँ हाँ, सकते। अच्छा अगर धूप नहीं है तो फिर सोलर सिस्टम तो फिर उस टाइम कोई काम का नहीं है ना, फिर तो आपकी लाइट देखिए गई, वो तो चार्ज नहीं हुआ वो नहीं तो होता, वो जाहिर सी बात है, वो सोलर का मतलब ही यही है कि वो धूप कि से। धूप से ही वो एब्जॉर्ब करता है और वो फिर हाँ। इलेक्ट्रिक जो है ना जनरेट करता है। तो वो अगर वो सूरज नहीं भी है तो मैं नहीं समझता कि अगर आपको वो इतना, तो आपको 10% का मार्जिन देना चाहिए आपको सोलर को भी, कि आपको वो 11 महीने अगर आपके अच्छे गुजरेगा, 1 महीना थोड़ा सा उठा लें और 1 महीने तो फिर ये इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कहीं की भी वो भी आपको दे बिजली। हाँ बिल्कुल सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, और कोशिश की बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें
कहीं कोई बात हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरी भी लगी हो मेरी, पर उसमें हकीकत थी। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में जाके सोचेंगे तो यकीनन आपको बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी किसी बात का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था। मेरे किसी भी बात का मकसद किसी को छोटा करना या किसी के इंसल्ट करना या किसी को बड़ा करना बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मकसद पॉजिटिव था, और वो ये था कि सबसे पहले पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान है तो हम हैं। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।